So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to continue with the chapter Cell of Class 9. लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने सेल ऑर्गेनिक्स को रैप अप कर लिया था। आज हमने जो बात करनी है वो हमने बात करनी है हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। सो बेसिकली बेटा हमने जो बात करनी है दैट इज अबाउट सेल डिवीजन। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेल डिवीजन की बात करने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका एक जो चैप्टर है इसको रैप अप कर देंगे फाइनल। ठीक है, नाउ when you get a small cut on your skin it heals after a few days. When your hair falls out new hair grows back. अब क्या होता है, जब भी हमारी स्किन के ऊपर हमें कहीं पे चोट लग जाए या कोई भी छोटा मोटा कट लग जाए, तो जब वो कट लग जाता है तो उसे कुछ दिन बाद, ठीक है, वो अपने आप से ठीक हो जाता है। या फिर आपके जब हेयर फॉल आउट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग बाल कटा के आते हैं या आपका हेयर फॉल होता है, तो कुछ टाइम के बाद में जो न्यू हेयर्स है वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं, खुद से ग्रो कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज सेल्स इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस द ओल्ड डेड और डैमेज सेल्स। यानी कि बेटा हमारी जो बॉडी है वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है वो खुद को क्या कर सकते हैं, दे कैन ग्रो एंड दे कैन डिवाइड। यानी कि वो खुद को ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं टू रिप्लेस ओल्ड डेड और डैमेज सेल्स। तो ताकि वो क्या कर सके, जितने भी ओल्ड सेल्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल्स है, या जितने भी सेल्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, उन सेल्स को रिप्लेस कर सके। when our body grows it's not just because cell get bigger. Cell can only grow up to a certain size but growth happens because cell divides to form new cells. Very very important. Yes. तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, या उसका मतलब जो है वहां पर सिर्फ ये नहीं है कि जो सेल्स हैं सिर्फ वो बड़े हो रहे हैं। ठीक है, सेल्स जो है वो सिर्फ बेटा एक सर्टेन साइज तक ग्रो कर सकते हैं, ओनली अप टू सर्टेन साइज जो सेल्स है वो ग्रो कर सकते हैं। बट जो ग्रोथ होती है बेटा, ग्रोथ क्यों होती है? बिकॉज जो सेल्स होते हैं दे डिवाइड एंड दे फॉर्म न्यू सेल्स। यानी कि सेल्स क्या करते हैं बेटा, दे डिवाइड एंड वो न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.5, तो एक बार इसको जरा देख लेते हैं। इसके अंदर आपने सेल डिवीजन को स्टडी करना है। टेक अ जार एंड फिल इट अप विद प्लेन वाटर। यानी कि आपने एक जार लेना है एंड आपने उसको प्लेन वाटर के साथ में फिल कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक अनियन बल्ब रखना है ओवर द जार इन सच अ वे दैट इट्स बेस बियरिंग रूट्स इज इमर्ज्ड इन द वाटर। यानी कि आपने बेटा उस अनियन को ऐसे रखना है कि जो उसका रूट्स वाला पोर्शन है, यानी कि जो नीचे रूट्स वाला पोर्शन होता है वो किधर हो, वो वाटर की तरफ हो। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके से रखना है। अब जब आपने उसको रख दिया तो आपने उसको 5 to 6 डेज के लिए वो सेटअप को ऐसे ही छोड़ देना है एंड आपने उसको ऑब्जर्व करना है। तो बेटा जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे यू विल ऑब्जर्व द रूट्स ग्रोइंग। ठीक है, आपको जो रूट्स है वो ऑब्जर्व ग्रो होती हुई नजर आएंगी। अब उन रूट्स में से बेटा आपने 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ द रूट्स जो है वो क्या कर लेनी है, कट कर लेनी है। यानी कि यहाँ पर जो रूट्स ग्रो हो रही है उनमें से लेट्स से ये जो है 2 to 3 सेंटीमीटर पोर्शन है, तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर पोर्शन जो है आपने वो रूट्स में से कट कर लेना है। एंड उसके बाद बेटा उसको किसमें ट्रांसफर कर देना है, उसको ट्रांसफर कर देना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटो अल्कोहल या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है 1:3 का रेशियो में। तो एसिटो अल्कोहल के अंदर बेटा, यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड और अल्कोहल का 1:3 की रेशियो में जो मिक्सचर है उसके अंदर आपने उसको ट्रांसफर कर देना है। अब उसके अंदर आपने बेटा जो रूट टिप्स है उनको 24 आवर्स के लिए रखना है एंड उसके बाद आपने उनको किस में ट्रांसफर कर देना है, उसके बाद आपने उसको ट्रांसफर कर देना है 70% इथेनॉल में फॉर प्रिजर्वेशन। यानी कि अब ये जो रूट्स है इनको प्रिजर्व करने के लिए आप किस में रख दोगे, आप इनको 70% इथेनॉल में रख दोगे। टेक 1 or 2 preserved roots, wash them in water and then place them on a clean slide। यानी कि अब बेटा आपने क्या करना है, आपने 1 या 2 प्रिजर्व रूट्स लेनी है, उनको वाटर के साथ में वॉश करना है। ठीक है, एंड उसके बाद उनको जो है, जो ग्लास स्लाइड होती है, तो आप उसके बाद उनको ग्लास स्लाइड पे रखेंगे
उसके बाद उसमें आप क्या डालेंगे, उसके बाद उसमें आप डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ ड्रॉप्स। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स आप डालेंगे। एंड जैसे ही आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप्स डालते हैं तो बेटा वो क्या करती है, इट सॉफ्टन द टिश्यू, यानी कि वो जो टिश्यू है वहां पर जो वो रूट टिप्स है उनको सॉफ्टन करने का काम कर देती है। रिंस द रूट्स आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। अब ये करने के बाद बेटा 10 to 15 मिनट्स के बाद में अगेन आपने वो जो रूट्स है उनको वॉश आउट कर देना है। उसके बाद आप उनपे क्या डालोगे, उसके बाद आप डालोगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटोकार्बीन स्टेन, यानी कि अब आप उनके ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटोकार्बीन स्टेन डाल दो। ठीक है बेटा, अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसका फिक्सेशन या उसको किस किस तरीके से ऑब्जर्व करना है उससे पहले के जो स्टेप्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। नाउ लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब जब एसिटोकार्बीन आपने डाल दिया वो रूट टिप्स के ऊपर, आपने उस स्लाइड को 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। एंड उसके बाद आपने स्पिरिट लैम्प के ऊपर उसको वार्म करना है। आप क्या करते हैं, स्पिरिट लैम्प जो होता है वो जल रहा होता है, ग्लास स्लाइड लेते हैं, लेट से ये ग्लास स्लाइड है, तो बेटा ये जो ग्लास स्लाइड है इसको लेंगे एंड इसको ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा मूव कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा मूव कर देते हैं तो वो जो स्लाइड होती है वहां पर जो आपके सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर फिक्सेशन हो जाती है बेटा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। कट द टिप पोर्शन ऑफ द रूट ऑन द स्लाइड एंड पुट अ कवर स्लिप। अब आपने क्या करना है, जो वो रूट्स हैं, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो है वहां पर रूट रूट है, अब इस रूट के अंदर ये जो टिप वाला पोर्शन है, लेट्स से जो इतना सा पोर्शन है ये टिप वाला पोर्शन है ये वाला, तो अब आप बेटा इसको कट करेंगे। ठीक है, एंड उसके ऊपर आप कवर स्लिप रखेंगे एंड कवर स्लिप रख के आप उसको ऐसे थंब से थोड़ा सा ऐसे स्क्वैश कर देंगे। तो जैसे ही आप उसको स्क्वैश करेंगे तो जो सेल्स है वो स्लाइड के अंदर फैल जाए। तो बेटा इतना करने के बाद में आपने क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, द सेल्स ऑफ अनियन रूट टिप्स आर ऑब्जर्व्ड एंड आपको कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बेटा उन सेल्स के अंदर नजर आते हैं। क्या होता है, आपको कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो है उस सेल्स के अंदर नजर आते हैं। दिस इज बिकॉज द सेल्स ऑफ अ ग्रोइंग टिप ऑफ रूट ऑफ अनियन डिवाइड कंटिन्यूअसली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब ऐसा क्यों देखने को मिलता है बेटा कि हमको वहां पर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्यों देखने को मिलते हैं, बिकॉज जो ग्रोइंग टिप ऑफ रूट है वो अनियन की, वो क्या कर रही है बेटा, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर, तो वो जिस प्रोसेस से डिवाइड कर रही है बेटा उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन का नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन का नाम देते हैं। Therefore, these cell exhibit different structure corresponding to different stages of cell division. This point is very, very important. अब वो जो स्ट्रक्चर होंगे बेटा वो डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टेज ऑफ सेल डिवीजन हमको वहां पर स्लाइड के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पर। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टेज है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, every day an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced, which is almost 1% of the total number of cells in our body. आप सोच के देखो हमारी बॉडी के अंदर एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल जो है वो हमारी बॉडी में रिप्लेस होते हैं विद न्यू सेल्स। और ये जो है यहाँ पर दिस इज ऑलमोस्ट ओनली 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं दे आर ट्रिलियंस इन नंबर्स। ठीक है, वो ट्रिलियंस के नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा, इतने सारे सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ both prokaryotic and eukaryotic cells divide, but eukaryotic cells divide in a more controlled and orderly manner by a process called cell cycle. Now this is important. अब डिवाइड तो बेटा दोनों ही करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी और यूकैरियोटिक सेल्स भी, बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो एक मोर कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करते हैं। तो वो एक मोर कंट्रोल्ड और एक ऑर्डर मैनर में डिवाइड करते हैं, ऑर्डरली फैशन में डिवाइड करते हैं। जिस प्रोसेस से वो डिवाइड करते हैं बेटा उसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे जरा सेल डिवीजन के बारे में। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर and let me increase the thickness. अभी ठीक है, yes, चल। Now
सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल डिवीजन बेटा वो प्रोसेस होता है जहां पर जो न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अभी मैं आगे आपको ना इसी लेक्चर के अंदर सेल थ्योरी पढ़ाऊंगी। तो जो सेल थ्योरी दी गई थी उसमें एक इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो यही था कि जो नए सेल्स बनते हैं वो जो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हीं से मिलके बनते हैं। ठीक है बेटा। तो वो प्रोसेस जहां पर न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम सेल डिवीजन का नाम देते हैं। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यूज एंड रिप्रोड्यूस। अब ये किस चीज में हेल्प कर रहा है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। अगर कोई भी टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है तो वहां पर न्यू सेल्स को रिप्लेस करने में हेल्प कर रहा है, रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है एंड बेटा रिप्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर रहा है। Some cells, such as skin cells, divide continuously to replace the cells that are lost regularly. अब कुछ सेल्स जो होते हैं बेटा, एग्जांपल किसका है? स्किन सेल्स का। वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं ताकि वो ऐसे सेल्स को रिप्लेस कर सके विच आर लॉस्ट रेगुलरली। देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बट देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा माइटोसिस एंड एक होता है मियोसिस। अब ये जो मियोसिस होता है वो कब देखने को मिलता है? मियोसिस जो होता है वो देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बट जो माइटोसिस होता है बेटा उसकी जरूरत कब होती है? नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरत होती है। तो जरा देखते हैं। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी किसकी जरूरत होती है बेटा? माइटोसिस की जरूरत होती है। While meiosis is important for sexual reproduction for creating of genetic diversity. This is very very important. अगर अभी तक हमने ये जो सेल डिवीजन में बात करी है इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं तो बेटा ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस की जरूरत पड़ रही है सही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मियोसिस बेटा इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मियोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ अब हमने बात करनी है माइटोसिस के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे मियोसिस के बारे में। ओके, नाउ एवरी ह्यूमन बीइंग बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम बेटा जायगोट का नाम देते हैं। जिसको हम किसका नाम देते हैं? जिसको हम जायगोट का नाम देते हैं। यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं बेटा वो अपनी लाइफ की शुरुआत जो करते हैं वो किससे करते हैं बेटा? वो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से करते हैं जिसको हम जायगोट का नाम देते हैं। अब जब मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें हम इस बात को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी आपने जो बात याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी लाइफ को एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से शुरुआत करते हैं जिसको हम जायगोट बोलते हैं। दिस डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी। अब ये जायगोट क्या करता है बेटा? ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है ताकि ये बहुत सारे सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर बना सके। एंड बेटा जब बहुत सारे सेल्स बॉडी के अंदर बनेंगे तो इवेंचुअली न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाता है। सेल्स इंक्रीज इन नंबर थ्रू माइटोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Cells increase in number through mitosis, which is the most common type of cell division. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन बेटा जो देखने को मिलती है दैट इज माइटोसिस एंड इट प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो। जब माइटोसिस होता है तो सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। जब माइटोसिस होता है बेटा तो सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। सेल्स का नंबर बढ़ जाता है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो है वो वन पेरेंट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो एक पेरेंट से टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो है वो क्या हुई? बेसिकली प्रोड्यूस हुई। ठीक है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यहाँ पर क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है बेटा, ईच न्यू सेल गेट्स द सेम डीएनए
यानी कि अब ये जो दोनों बन रही है बेटा, वो बन तो इसी से रही है ना। तो दोनों के पास में क्या होगा, सेम डीएनए होगा एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। यानी कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास प्रेजेंट होंगे, उतने ही क्रोमोसोम जो है वो इन डॉटर सेल्स के पास में भी प्रेजेंट होते हैं। उतने ही क्रोमोसोम जो है बेटा इन डॉटर सेल्स के पास में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड this ensures that genetic information is largely maintained across body cells। अब इससे क्या इंश्योर किया जाता है, इससे इंश्योर किया जाता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या रहे बॉडी सेल्स के अंदर मेंटेन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक बार इसको जरा देख लेते हैं। सेल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, माइटोसिस। सो माइटोसिस बेटा सेल डिवीजन, सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इसको अभी हम सेल थ्योरी के अंदर भी पढ़ेंगे। माइटोसिस होता क्यों है बेटा, इसका पर्पस क्या है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज, टिश्यू मेंटेनेंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी कि एक पेरेंट सेल है और वो क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक सेल क्या कर रहा है बेटा, दो में डिवाइड कर रहा है एंड दोनों के पास में जो डीएनए होगा एंड जो क्रोमोसोम होंगे वो सेम जाएंगे। दोनों के पास में इक्वल नंबर ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम जाएंगे, तो इसीलिए बेटा इसको इक्वेशनल डिवीजन का नाम दिया जाता है। ईच डॉटर सेल रिसीव्स द एग्जैक्ट सेम डीएनए एंड द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट्स। यही मैंने आपको बताया। अब यहाँ लिखा हुआ है माइटोसिस happens in your body cells like your toes to help them grow. Hundreds of billions of cells in our body are replaced every day and skin cells divide continuously. Very very okay. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है बेटा, अब हमने बात करनी है मियोसिस के बारे में। सो मियोसिस क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स एंड अकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि बेटा मियोसिस जो है ये वो टाइप का सेल डिवीजन है जहां पर क्या होता है बेटा, गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है। जहां पे क्या होता है, गैमिट्स का जो है प्रोडक्शन होता है। एंड जब यहाँ पर गैमिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर अकर करता है जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर ही सिर्फ मियोसिस देखने को मिलता है, और कहीं पर मियोसिस जो है वो देखने को नहीं मिलता। और बेटा जो मियोसिस होता है इसको रिडक्शनल डिवीजन का भी नाम दिया जाता है। इसको किसका नाम दिया जाता है, इसको रिडक्शनल डिवीजन का भी नाम दिया जाता है। नाउ gametes produced for sexual reproduction creates variation and diversity among living organism। अब जो गैमेट्स बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो दे हेल्प टू क्रिएट वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। एंड अगर बेटा वो वेरिएशंस क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, डिफरेंसेस क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वो डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, डाइवर्सिटी लाने में हेल्प करते हैं। Therefore, children resemble their parents but are not exactly the same। A very important point। अब इसी वजह से क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं बट वो एग्जैक्टली सेम पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। यानी कि ऐसा हो जाएगा कि अच्छा जी जो मम्मी जो बच्चा है वो मम्मी के जैसा भी थोड़ा सा दिख रहा है, पापा के जैसा भी थोड़ा दिख रहा है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। ठीक है, तो वो बेटा क्यों होते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है। In animals, including humans, meiosis occur only in the cells of testis of males। अब इसको अंडरलाइन करते चलते हैं। meiosis occur only in the cells of testis of males to produce sperm and ovaries of female to produce eggs। ठीक है, अब टेस्टिस क्या होता है बेटा, टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बेटा अगर टेस्टिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो क्या वही मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा होगा, और मेल गैमेट क्या होता है एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर, स्पर्म।
फीमेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होता है, ओवरीज ऑफ फीमेल टू प्रोड्यूस एग्स, ठीक है। तो ओवरी जो होती है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और वो क्या करती है बेटा, वो एग्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मियोसिस कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल्स ऑफ टेस्टिस में देखने को मिलेगा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, एंड ओवरीज में देखने को मिलेगा फीमेल्स में एग्स प्रोड्यूस करने के लिए। इन प्लांट्स meiosis occurs in the anther. Now this is another important point. प्लांट्स के अंदर किस में हो रहा है बेटा, इट इज अकरिंग इन द एंथर विच इज द मेल पार्ट टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स, जो लेटर क्या करते हैं, स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं, एंड ओवरीज जो फीमेल पार्ट होता है टू प्रोड्यूस एग सेल। यानी कि बेटा प्लांट्स के अंदर भी क्या होगा, मेल पार्ट के अंदर एंथर के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स के लिए मियोसिस होगा, एंड ओवरी फीमेल पार्ट के अंदर एग सेल के लिए जो है मियोसिस देखने को मिलेगा। लेट मी चेंज द कलर, ऑरेंज ले लेते। इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ध्यान से समझते चलना। मियोसिस में क्या होता है बेटा, पेरेंट सेल जो होता है वो दो बार डिवाइड करता है, वन आफ्टर द अनदर टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स। यानी कि वहां पे क्या हो रहा था, माइटोसिस के अंदर टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे थे। मियोसिस के अंदर क्या होगा, दो बार डिवीजन होगी, एक के बाद एक, ठीक है। यानी कि एक डिवीजन के बाद में दो डॉटर सेल, दो के बाद में फिर वो आगे फोर डॉटर सेल्स फॉर्म कर देता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फोर डॉटर सेल्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन cells divide into two daughter cells and the number of chromosome and each cell is reduced to half. Now this is important. जब फर्स्ट डिवीजन होगी तो जो सेल्स होते हैं बेटा, सेल्स क्या करते हैं, वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाते हैं, एंड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इट इज रिड्यूस टू हाफ। यानी कि अगर पहले बेटा क्रोमोसोम नंबर 32 था, तो अब जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इधर भी 16 और इधर भी 16। वाइल माइटोसिस में हमको क्या देखने को मिल रहा था, जो डीएनए और क्रोमोसोम नंबर था वो सेम रह गया। अब माइटोसिस के अंदर जो सेकंड डिवीजन होता है उसके अंदर यही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो जो होती है वो माइटोसिस से रिजेंबल करती है, माइटोसिस से रिजेंबल करती है, दैट मीन्स कि वहां पर जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। यानी कि इधर भी 16, इधर भी 16, और ये भी 16 एंड ये भी 16, ठीक है बेटा। सो सेकंड डिवीजन होती है, सेकंड डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड्स इनटू टू। अब डॉटर सेल्स क्या कर रही है, दो में डिवाइड कर रही है, फॉर्मिंग फोर डॉटर सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एज अ रिजल्ट ईच गैमेट हैज हाफ द नंबर ऑफ डीएनए कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अब देखो हर डॉटर सेल के पास में या हर गैमेट के पास में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या पेरेंटल सेल से हाफ है, तो बिल्कुल है बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। अब क्या होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो दोनों गैमीट, दोनों इंडिविजुअल से जो गैमीट्स आएंगे बेटा वो कंबाइन करेंगे, एंड जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर हो जाएगा। यानी कि मेल से भी 16 क्रोमोसोम्स आए, फीमेल से भी 16 क्रोमोसोम आए, मिलके क्या हो जाएगा 32 क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, एंड यहाँ पर जायगोट फॉर्म हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, क्या कलरफुल हाईलाइट हो रहा है, सुंदर लग रहा है वो। अब बेटा एक बार इसको देख लेते हैं जरा, जनरेटिंग डाइवर्सिटी मियोसिस। अब इसका बेटा पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इसका बेनिफिट क्या है, इट क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्रोसेस क्या है, पेरेंट सेल जो है इट डिवाइड्स ट्वाइस कंसेक्यूटिवली। एक बार डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर है इट इज रिड्यूस टू हाफ। अब ये आगे क्या कर जाता है बेटा, इनटू टू टू डॉटर सेल्स ईच डिवाइड कर जाता है। यानी कि फाइनली आपको क्या देखने को मिलता है, आपको फाइनली इस कंडीशन में फोर डॉटर सेल्स जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर, ठीक है बेटा। माइटोसिस में क्या था, वन सेल से टू आइडेंटिकल सेल्स बन रहे थे, मियोसिस के अंदर वन सेल से फोर डाइवर्स सेल बन रहे हैं। डाइवर्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बेटा हर सेल जो बन रहे हैं उसके पास में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया।
द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस मस्ट अकर इन द प्रॉपर एंड कंट्रोल्ड मैनर। अब बेटा ये जो माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस होता है, ये कंट्रोल्ड मैनर में हो, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर ये कंट्रोल्ड मैनर में ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनको कंट्रोल्ड मैनर में होना जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। ओके, नाउ व्हाट इफ मियोसिस एंड माइटोसिस डू नॉट हैपन प्रॉपरली, यानी कि अब बेटा अगर मियोसिस और माइटोसिस प्रॉपरली नहीं होते, जहां पहले ये डायग्राम देख लो जरा। अब देखो यहाँ पर ये एक सेल है, तो अब इस एक सेल के अंदर क्या हुआ, हाफ द क्रोमोसोम इधर, हाफ क्रोमोसोम इधर। अब बेटा ये आगे क्या कर जाएगा, यहाँ पर तो टू डॉटर सेल्स बनी, एंड आगे ये क्या हो जाएंगे, फोर डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फोर डॉटर सेल्स के अंदर ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो बेटा क्या होगा, अगर इन प्रोसेसेस के अंदर कोई भी एरर हो जाए तो इट कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। अब अगर माइटोसिस में कोई एरर हो गया तो इट विल लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी कि बेटा जो सेल डिवीजन होगी वो वहां पर अनकंट्रोल्ड मैनर में होती रहेगी। अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में होगी बेटा तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स हो जाएगा, एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा बॉडी सेल्स के अंदर। मियोसिस में अगर एरर हो गए तो क्या होगा बेटा, मियोसिस में एरर्स होंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं विच में बी एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स। यानी कि फिर क्या होगा बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। ऑल्सो अगर फॉल्टी मियोसिस हुआ तो उसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी लॉस या रिड्यूस फर्टिलिटी जैसी कंडीशंस भी फीमेल्स के अंदर देखने को मिल सकती। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमने ये पैराग्राफ की बात करनी है, फिर हम सेल थ्योरी के ऊपर चल पड़ेंगे। ओके, अब बेटा क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया, दे हैव डेवलप्ड मेथड्स टू ग्रो प्लांट एंड एनिमल सेल आउटसाइड द बॉडी इन स्पेशल कंडीशन। यानी कि बेटा अब साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, कुछ ऐसे मेथड्स को जो है वो डेवलप कर दिया है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल को आउटसाइड द बॉडी कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशंस के अंदर ग्रो करा सकते हैं। तो बेटा ये जो प्रोसेस होता है इसको नाम दिया जाता है सेल कल्चर। ठीक है, सेल मीन समथिंग, ठीक है, सेल का मतलब सिंपली सेल, और कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है बेटा, कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो। तो यानी कि जब हम सेल्स को ग्रो करवा रहे हैं, कहाँ ग्रो करवा रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी ग्रो करवा रहे हैं इन स्पेशल कंडीशंस, तो उसको बेटा हम नाम देते हैं सेल कल्चर का। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से सेल निकाले जाते हैं, सेल्स आर टेकन आउट, एंड उनको एक न्यूट्रिएंट रिच मीडिया के अंदर प्लेस किया जाता है, एंड उनको ग्रो करने दिया जाता है, एंड मल्टीप्लाई करने दिया जाता है। ठीक है, अब जब ये किया जाता है बेटा, तो इसी दौरान क्योंकि बेटा हमने सेल्स को ग्रो करवाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो कंडीशंस हो वो कंटेमिनेशन फ्री हो। ठीक है, तो क्या किया जाता है, टू कीप द कल्चर सेफ, द राइट टेम्परेचर, एसिडिक और अल्कैलिन कंडीशंस एंड मॉइस्चर अंडर स्टेराइल कंडीशंस आर मेंटेन। यानी कि कंटेमिनेशन फ्री कंडीशंस के अंदर राइट टेम्परेचर, एसिडिक या अल्कैलिन कंडीशंस एंड मॉइस्चर जो है वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए एडिकेट अमाउंट में। सेल कल्चर इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग हाउ सेल वर्क्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, फूड, मेडिसिन, वैक्सीन एंड। यानी कि बेटा सेल कल्चर जरूरी क्यों है, ये जानने के लिए, इस बात को स्टडी करने के लिए कि किस तरीके से जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं, एंड ताकि हम वहां पर क्या कर सके, कुछ बायोकेमिकल्स या फूड या मेडिसिन या वैक्सीन का प्रोडक्शन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमने बेटा फाइनली इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक की बात करनी है विच इज सेल थ्योरी। पहले इस चैप्टर के अंदर ये सबसे फर्स्ट टॉपिक हुआ करता था, बट अभी ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा लास्ट में कर दिया है। ठीक है, बट स्टिल इसका इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होता है, तो इसको एक बार हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, नाउ, ओके, यस, an important observation about living organism is that all organisms are made up of cell। अब बेटा ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। 1838 में क्या हुआ बेटा, एक जर्मन बॉटनिस्ट आए,
ही वॉज अ वेरी फेमस बॉटनिस्ट, बट ही वॉज ऑल्सो अ बॉटनिस्ट जस्ट लाइक मी। जैसे मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, वो भी एक बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम था मेथियस श्लेडन। ठीक है। अब क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट्स के ऊपर एक लाइन दी, या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। ये बात उन्होंने बोल दी। फिर इनके बाद 1839 में बेटा एक जर्मन जूलॉजिस्ट आए, जिनका नाम था थियोडोर श्वान। अब थियोडोर श्वान साहब जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल्स के लिए स्टेटमेंट बोली। उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं, सिर्फ प्लांट्स नहीं, एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं। अब 1855 में बेटा लेटर स्टेजेस पे एक जर्मन साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्शो। जिनका नाम क्या था बेटा? जिनका नाम था रुडोल्फ विर्शो। अब इन्होंने बोला, इन्होंने ये जो सेल थ्योरी थी उसको फर्दर एक्सपैंड किया, और उन्होंने बोला न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि बेटा उन्होंने बोला कि जितने भी नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से फॉर्म होंगे। अब जब ये स्टेटमेंट्स आई बेटा, तो इनकी वजह से क्या बन गई? पूरी सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन हुआ। तो सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स है जरा देखो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए हैं? एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं बेटा, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब दिस यूनिफाइज ऑल बायोलॉजी, यानी कि बेटा बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके ऊपर ये सेल थ्योरी जो है वो वैलिड होती है। एंड इट एक्सप्लेन्स द लाइफ कॉन्टिन्यूटी थ्रू सेल डिविजन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमने बात करनी है, डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर। हमारे सिर्फ ये छोटे से टॉपिक बचे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। अब बेटा क्या सेल्स हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं, हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहते हैं? तो बेटा क्या होता है, जो सेल्स होते हैं दे डिवाइड एंड ग्रो इन अ कंट्रोल्ड वे। यानी कि बेटा जो सेल्स होते हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करते हैं। Stay in the right place, carry out their function and eventually die when they are no longer needed। यानी कि बेटा सेल्स का जब कोई काम नहीं होता तो इवेंचुअली दे डाई। अब जब बेटा पुराने सेल्स मर गए, तो उनकी जगह पे नए सेल्स की भी तो जरूरत होगी। तो क्या होता है बेटा? डेड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स दैट कैरी आउट द सेम फंक्शन। Thus every cell has a definite lifespan। यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं वो न्यू सेल से क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। और वो न्यू सेल्स क्या करते हैं? सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब हर सेल का क्या होता है बेटा? एक स्पेसिफिक, एक फिक्स्ड, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। If cells do not die when they should die, or if they die too early, problems can arise in the body। यानी कि बेटा अगर सेल्स जो है वो तब भी नहीं मर रहे हैं जब उनको मर जाना चाहिए, या फिर वो बहुत जल्दी मर जा रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम्स जो है वो बॉडी के अंदर आ जाती हैं। इन मैनी एनिमल सेल्स सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप व्हेन सेल्स कम इन कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझो। अब बेटा एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, जब सेल्स जो है वो दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जब सेल्स दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो सेल डिवीजन होता है बेटा इट स्टॉप्स। सेल डिवीजन उस केस में रुक जाता है। तो बेटा ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कांटेक्ट इनहिबिशन का नाम देते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट में आ रहे हैं, इनहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप। इनहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप, यानी कि किसी चीज को इनहिबिट कर दिया हमने, किसी चीज को स्टॉप कर दिया। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? कांटेक्ट में आने की वजह से सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कांटेक्ट इनहिबिशन का नाम देते हैं। हाउएवर कैंसर सेल्स लूज दिस कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। सब बेटा जो कैंसर सेल्स होते हैं, यानी कि वो पेशेंट्स जिनको कैंसर का प्रॉब्लम होता है,
उनके अंदर ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन का प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए जो सेल्स है बेटा वो अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करते रहते हैं एंड वहां पर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो प्लांट सेल होते हैं दे ग्रो डिफरेंटली। अब इनके केस में क्या होता है बेटा, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो क्योंकि यहाँ रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो ये जो है दे डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, या कोई कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता, एंड दे फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ, एक फिक्स पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है ये फॉलो करते हैं। इवन दो सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन, यानी कि चाहे बेशक बेटा सेल्स का साइज जो है वो छोटा है, बट सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो यहाँ पर सेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सिंथेसाइज एंड सीक्रेट सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करने में सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। वर्क टुगेदर टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि साथ में वर्क करते हैं बेटा ताकि वहां पर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी क्या हो सके, मेंटेन हो सके। Every living being from a tiny bacterium to a giant tree is made up of cells. You are one of the products of these tiny hardworking cells. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिए हुए हैं तो इनको और हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर जो है वो रैप हो जाएगा। हाउ डू कैंसर सेल्स ग्रो एंड स्प्रेड, अब जो कैंसर सेल्स होते हैं बेटा वो कैसे ग्रो या स्प्रेड करते हैं। अब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं बेटा वो ग्रो करेंगे, एजेड होंगे, जब उनका काम हो गया तो वो मर जाएंगे। ये काम जो चलता है ये कंट्रोल्ड मैनर में चलता है, बट कई बार क्या होता है बेटा, दिस सिस्टम ब्रेक्स डाउन एंड एबनॉर्मल सेल्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइड अनकंट्रोलेबली। अब जब ये सिस्टम हिल जाता है बेटा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं एंड वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करते हैं, यानी कि अपना डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है इस केस में। अब ऐसा जब होता है बेटा तो वहां पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर हो जाता है, विच कैन बी बेनाइन और मेलिग्नेंट। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी बेनाइन और मेलिग्नेंट के बारे में पढ़ना, तो इसको अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। कैंसरस ट्यूमर कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यूज एंड, जस्ट अ मिनट, यस, can invade nearby tissues and even spread to the other parts of the body to form new tumors। यानी कि बेटा जो कैंसर ट्यूमर्स होते हैं ये नियर बाय टिश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर भी फैल सकते हैं और वहां पर भी ट्यूमर्स कर सकते हैं। हाउ डू सेल्स मेंटेन मॉनिटर देयर ग्रोथ टू मेंटेन अ बैलेंस। अब बेटा सेल्स के पास में भी क्या होता है, दे ऑल्सो हैव अ नेचुरल वे ऑफ डाइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मरने के लिए भी उनके पास में एक नेचुरल वे होता है टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, प्रोग्राम सेल डेथ जिसको पीसीडी भी बोला जाता है, इट इज अ जेनेटिकली रेगुलेटेड, यानी कि जीन्स के थ्रू रेगुलेटेड होता है, एंड एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, कुछ सिलेक्टिव सेल्स का क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्शन किया जाता है। ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है एंड ये जीन से रेगुलेटेड होता है। It is essential for normal development, cellular quality control and immune function, यानी कि किस किस चीज के लिए जरूरी है, नॉर्मल डेवलपमेंट, सेल्यूलर क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्यून फंक्शन के लिए। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो पीसीडी क्या करता है बेटा, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द फिंगर्स बाय एलिमिनेटिंग सेल्स फ्रॉम द डिजिट्स, विदाउट इट वी वुड हैव वेब्ड हैंड्स। यानी कि बेटा ये जो हमारे हैंड्स है, तो अब हमारे हैंड्स के बीच में ये जो स्पेस है इसके अंदर से जो सेल्स है बेटा उनको एलिमिनेट करने का काम भी कौन करता है, पीसीडी करता है, ठीक है। इनके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, पीसीडी करता है। कब करता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा हमारे जो हाथ होते हैं वो ऐसे वेब्ड होते हैं, यानी कि थोड़ा बंधे हुए हाथ होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे हाथ है, ये जो फिंगर्स के बीच में स्पेस देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेटा जो पीसीडी होता है उसकी हेल्प से यहाँ पर वो जो सेल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। ओके, अब एक बार इसको देख लेते हैं। द लाइन सेल लाइफ साइकिल कंट्रोल डेथ एंड पैथोलॉजी। अब सेल थ्योरी क्या है, मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बेटा सेल्स का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है,
प्रोग्राम सेल डेथ क्या है? नेचुरल जेनेटिकली रेगुलेटेड डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, रिमूविंग वेब्ड टिश्यू बिटवीन एम्ब्रियो फिंगर्स। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है? नॉर्मल एनिमल सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे टच नेबरिंग सेल्स, ठीक है। एंड कैंसर में क्या होता है? जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो वहां पर क्या होता है? वो अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करते हैं और वहां पर ट्यूमर्स। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, कुछ कुछ सेल्स का क्या हो जाएगा? प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है बेटा, जब इनका प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होता, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, तो यहाँ ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। तो ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, तो कैंसर हो जाता है, ठीक है। अब गॉटलिब हेबरलैंड ने क्या बताया था? उन्होंने बताया, प्रपोज दैट एनी प्लांट सेल कुड रीजनरेट अ होल प्लांट। यानी कि उन्होंने बताया कि कोई भी प्लांट सेल जो है वो क्या कर सकता है? कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसको हम नाम देते हैं टोटी पोटेंसी। इसको हम नाम देते हैं टोटी पोटेंसी। और इसके बारे में बताया किसने था? इसके बारे में बताया था हेबरलैंड साहब ने इन 1902। एरर्स इन माइटोसिस से क्या होगा बेटा? ट्यूमर्स फॉर्म हो जाएंगे। मियोसिस की वजह से क्या होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर्स या रिड्यूस फर्टिलिटी देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसी के साथ हमने आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का बायोलॉजी का जो है सेल चैप्टर उसको कंप्लीट किया। सो बेटा, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से हमारे साथ जुड़े हुए थे एंड आप अभी तक जुड़े हो तो थैंक यू सो मच। अभी आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी टिश्यूज। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा टिश्यूज। टिश्यूज चैप्टर को हम इसी यूट्यूब चैनल पे स्टडी करेंगे। दिस इज द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बेटा, दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next chapter. Till then, keep learning.